हेलो, जय हिंद, नमस्कार, सलाम, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज है आपकी नवंबर माह की 6 तारीख। और आज के अगर न्यूज़पेपर की बात किया जाए, आपकी न्यूज़ की बात किया जाए, तो उत्तर प्रदेश ARO का जो आपका एग्जामिनेशन होना था उसकी एग्जामिनेशन डेट और इसी के साथ ही साथ आपकी PCS प्री की एग्जामिनेशन डेट क्लियर कर दी गई है, कंफर्म कर दी गई है, जो आपकी 8 और 10 दिसंबर को देखने को मिल रही है। वहीं ARO की जो आपका पेपर होना वो 22 और 23 दिसंबर संभवतः होना सुनिश्चित हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग GK GS के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज हम लोग चला रखे थे, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला सा शानदार दमदार सा सवाल आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर, आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने ये रहा। आप क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सैन्य अभ्यास विनवेक्स किन देशों के बीच हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा भारत और USA के बीच में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर तीसरा करा भारत और जापान के बीच में, या ऑप्शन नंबर चौथा करा भारत और वियतनाम के बीच में। तो भैया आपका जो एक्सरसाइज विनवेक्स है किन देशों के बीच में इस समय हो रही है। अगर भारत और USA की बात करें, किसकी बात करें, भारत और USA की बात करें, तो अभी हाल में ही यहाँ पर आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। इन दोनों देशों के बीच में आपकी जो एक्सरसाइज है वो है वज्र प्रहार। कौन सा भैया, वज्र प्रहार का आयोजन किया जा रहा है। भारत और USA के बीच में क्या हो जाएगा, आपका वज्र प्रहार का आयोजन किया जा रहा है। और भारत और चीन के बीच में अगर बात किया जाए तो बहुत ही फेमस इनकी एक्सरसाइज होती है, जिसको हैंड इन हैंड के नाम से जानते हैं। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होती है। वहीं अगर बात करें भारत और वियतनाम के बीच में, तो भारत और वियतनाम के बीच में वर्तमान में आपकी विनवेक्स एक्सरसाइज हो रही है। यानी कि विकल्प नंबर चौथा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑपरेशन जो आपका एक्सरसाइज विनवेक्स है इसका जो आयोजन किया जा रहा है यह अम्बाला के अंतर्गत हो रहा है। कहाँ पर, अम्बाला में देखने को मिल रहा है ऑपरेशन आपकी एक्सरसाइज विनवेक्स। और इसका ये कौन सा संस्करण है, अगर ये बात करेगा तो ये इसका जो है 5th संस्करण देखने को मिल रहा है। तो भारत और वियतनाम के बीच में आप एक्सरसाइज विनवेक्स का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है, अम्बाला के अंतर्गत हो रहा है। और इसका कौन सा एडिशन है, तो आपका 5th एडिशन या 5वां संस्करण आपका देखने को मिल रहा है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि वर्तमान में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अनिल सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जनरल विपिन रावत जी। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा उपेंद्र द्विवेदी जी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अमरप्रीत सिंह जी। तो वर्तमान में आपके CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्या नाम है, यह आपको बताना है। तो अगर पहले CDS की बात करें, किसकी बात करें, पहले CDS की बात करें तो कौन हो जाएंगे, विपिन रावत सर हो जाते हैं। इन्हीं का बाद में क्या होता है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद कौन बनता है, तो उनके बाद जो बनते हैं उनका नाम रहता है अनिल सिंह चौहान जी। यानी वर्तमान में जो आपके CDS हैं वे कौन है, आपके अनिल सिंह चौहान जी देखने को मिलते हैं CDS के रूप में। अगर वहीं बात करें कि उपेंद्र द्विवेदी सर क्या है, तो वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, थल सेनाध्यक्ष। और अगर वायुसेना अध्यक्ष जी की बात करें तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में अमरप्रीत सिंह जी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में CDS कौन हो जाएंगे, आपके जो CDS हैं वर्तमान में वो हो जाएंगे अनिल सिंह चौहान जी। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 32 किस भाग से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 आपका जो है भारतीय संविधान के किस भाग से है। ऑप्शन नंबर करा भाग 2, ऑप्शन नंबर तीसरा करा भाग 3, ऑप्शन नंबर चौथा करा भाग 4, या ऑप्शन नंबर पाँचवा करा आपका भाग 5। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, टोटल अगर भाग की बात करें तो आपके भाग 22 हैं। और इसके अंतर्गत देखा जाए जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है किस भाग से संबंधित हो जाता है। बहरहाल हम लोग यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला करा भाग 2, और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित हो जाता है, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करें यानी भाग 3, तो भाग 3 हो जाता है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है,
यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित हो जाता है आपका भाग नंबर 3। वहीं भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी से संबंधित हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाता है आपका भाग नंबर 4। डीपीएसपी से संबंधित हो जाता है, डीपीएसपी से संबंधित हो जाता है आपका भाग नंबर 4। और भाग नंबर 5 की बात करें तो आपका जो 5वां भाग है यह जो है संघ सरकार से संबंधित हो जाता है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है, यह इसके बारे में कहा जाता है कि जो आपके मौलिक अधिकारों का कौन ये संरक्षण करता है, और इसी में यह व्यवस्था दी गई है यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी बात को लेकर के, अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध में आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के। तो इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि आपका जो है आर्टिकल नंबर 32 है ये भाग 3 से संबंधित हो जाता है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाता है। तो भैया जो सही जवाब बनने वाला हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि भाग 3 आपका अनुच्छेद 32 से संबंधित हो जाता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जयपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा भोपाल, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका हिसार। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग NIAM के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, NIAM के नाम से जानते हैं, या आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, NIAM आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका कहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है यह आपका राजस्थान के जयपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए कि आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी NIAM की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा बंधुओं, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त को 1988 में होती है इसकी स्थापना, 8 अगस्त 1988 को। और अगर इसके पूरे नाम की बात किया जाए कि वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो एक नाम से आप सभी परिचित होंगे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। और चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है इसका नामकरण जो है चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान रखा गया है। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कनाडा से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका जर्मनी से। तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किससे हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान जो है बहुत ही क्या है, बृहद स्तर का, बहुत ही व्यापक रूप में है। और अगर इसकी बात करें तो जो इसमें मूल तत्व हैं वो किसी न किसी देश से आपके लिए गए हैं। समस्त देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो उन संविधान की विशेषता थी, जो अच्छाइयाँ थी, उनको हमारे संविधान निर्माताओं ने वहाँ से ग्रहण किया और अपने यहाँ यानी भारतीय संविधान में उसको स्थान दिए। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो लिया गया है वह आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा से एक बात याद रखिएगा कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो व्यवस्था दी गई है यह आपकी कनाडाई संविधान से ली गई है। और अगर जर्मनी की बात किया जाए, कहाँ की जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन आपका संबंधित हो जाता है जर्मनी के संविधान से। ठीक है भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा श्रमेव जयते का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर पहला करा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर दूसरा करा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसी में से श्रमेव जयते का नारा किसके द्वारा दिया गया था यह आपको बताना है। तो अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया गया था भैया? जय जवान जय किसान। इनका ऐसा मानना था कि जिस प्रकार सीमा पर जो जवान देश की रक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वे जो है उधर पूर्ति कर लोगों की, वो भी क्या कर रहे हैं? देश की रक्षा ही कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर बात किया जाए
इंदिरा गांधी जी की, तो श्रमेव जयते, किसका, श्रमेव जयते का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था आपके आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर छठे का जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि श्रमेव जयते का नारा दी थी इंदिरा गांधी जी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर। और भैया इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि जो आपको ये ऑप्शन दे रखा है इसमें से एक ऐसा रोग है जो कि आपका वायरल डिजीज़ के अंतर्गत नहीं आता है, आपकी विषाणु जनित रोग की श्रेणी में के बाहर है वो। ऑप्शन नंबर पहला करा पोलियो, ऑप्शन नंबर दूसरा करा डेंगू, ऑप्शन नंबर तीसरा करा इन्फ्लुएंजा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका पेचिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। आपके बायोलॉजी से एक बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आप पेपर देते हैं यूपी ट्रिपल सी का हो, यूपी पी का हो या यूपी एसआई का हो, यहाँ पे क्या है आपके अगर साइंस से क्वेश्चन बनते हैं तो आपका बायोलॉजी से ज़्यादा उम्मीद रहती है कि बायो से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और एक सामान्य जानकारी के अंतर्गत भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो भैया अगर बात किया जाए पोलियो की, किसकी, पोलियो की, डेंगू की और इन्फ्लुएंजा की, तो ये तीनों आपके क्या हैं, वायरल डिजीज़ हैं, है ना, वायरल डिजीज़ हैं। जबकि अगर बात किया जाए पेचिस की, किसकी बात करें, पेचिस की, तो पेचिस हो जाती है आपकी जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है आपकी पेचिस। तो पेचिस हो जाती है आपकी जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो भैया ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं ये हो जाएंगे आपके विषाणु जनित रोग यानी विषाणुओं से होने वाले रोग। और अगर बात करेंगे पेचिस की, तो पेचिस हो जाएगी आपकी जीवाणु जनित रोग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापी जाती है। लो भैया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है एनीमोमीटर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बैरोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर, इनमें से किसके द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है, यानी वायु में जो आपके जलवाष्प की उपस्थिति की मात्रा या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। मोटे मोटे भाषा में आसान शब्दों में आप यह समझ लीजिए। तो वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है आपको बताना है। अगर हाइड्रोमीटर की बात किया जाए, विकल्प नंबर पहले की बात किया जाए, हाइड्रोमीटर की बात करें, तो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ के घनत्व की जानकारी मिलती है, उसकी मात्रा की जानकारी मिलती है। अगर एनीमोमीटर की बात करें, किसकी, एनीमोमीटर की बात करें, तो यह आपके वायु के वेग को बताने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। और बैरोमीटर की अगर बात करें तो वायुमंडलीय दाब को बताता है। और इसी के अंतर्गत आप पढ़े होंगे जब वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर में जब पारा धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ता है तो क्या होता है, अचानक से चढ़ता है तो क्या होता है, ये सारी जानकारी आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन अगर वायु की आर्द्रता की जानकारी लेनी है तो वह कौन सा यंत्र आपका बताएगा, यह बताएगा आपका विकल्प नंबर दूसरा यानी कि हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता की जानकारी मिलती है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर पहला करा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन नंबर चौथा कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित नारा है करो या मरो का, डू और डाई का नारा किस आंदोलन से संबंधित हो जाता है। अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें, किसकी आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन की बात करें, तो बंग विभाजन के बाद आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यानी अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, किसकी बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो 1905 के अंतर्गत देखने को मिलता स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है भैया, 1920 में देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मिलता है आपका 1930 के अंतर्गत देखने को। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी इंडिया क्विट मूवमेंट आपका देखने को मिलता है 1942 में। कब देखने को मिलता है, 1942 में।
और इसी आंदोलन में कब 1942 के आंदोलन में, यानी कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इस तरह से जो आपका डू और डाई का नारा संबंधित हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित हो जाएगा? आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, इंडिया क्विट मूवमेंट से संबंधित हो जाएगा आपका। और इसकी बात करें तो किस वर्ष हुआ था, तो 1942 के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलता है। ओके, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, या यूँ कह सकते हैं कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन नंबर पहला करा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर तीसरा करा एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर चौथा करा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा या किस महान विभूति के द्वारा यह नारा पहले बार प्रयुक्त किया गया था, या स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो भैया इसके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आती है वो क्या निकल के आता है कि यह इस नारे का यानी स्वदेशी शब्द का, कहाँ भैया कहाँ भाग रहे हो तुम, कि स्वदेशी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। और अगर वर्ष की बात करेंगे तो यह आपका 1876 के अंतर्गत देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 1876 में देखने को मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। चलते भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा कि जिंदा पीर की उपमा किस शासक को दी जाती है? ठीक, ऑप्शन नंबर पहला करा बलबन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नादिर शाह, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका बहादुर शाह। तो जिंदा पीर की उपमा किस शासक को दी जाती है? बलबन, जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, अपने दरबार में सिजदा और पबोस जैसी पद्धतियां लागू की थी, और नौरोज उत्सव को मनाने का शुभारंभ किया था। यह आपका कहाँ संबंधित हो जाता है? आपके दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जिंदा पीर की उपमा की बात करें तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था आपके औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। और आफ्टर मुगल पीरियड की बात करें, अगर लेटर मुगल पीरियड की बात करें हम लोग, यानी कि औरंगजेब के बाद का जो शासन आपका देखने को मिलता है वह बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर पर समाप्त हो जाता है। यानी औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है उसका नाम रहता है बहादुर शाह, और जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12वां क्या करा जॉर्डन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर पहला करा मस्कट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अम्मान, ऑप्शन नंबर तीसरा करा निकोशिया, या ऑप्शन नंबर चौथा करा अक्रा। तो जॉर्डन की राजधानी क्या होगी यह आपको बताना है। देखो भैया आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में देश और उसकी राजधानी पूछता ही है। ठीक है, अब इकट्ठा याद कर पाना क्या बड़ा मुश्किल का काम है, तो धीरे धीरे करते हुए 2-4 करते हुए हम लोग क्या करेंगे उसको निपाट लेंगे बहुत ही आसानी के साथ में। तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो देखो भैया अगर ओमान की बात करें तो ओमान की क्या हो जाएगी? मस्कट। ओमान की क्या हो जाती है? मस्कट। ओमान की हो जाती है मस्कट, है ना। और निकोसिया की बात करें साइप्रस की हो जाती है क्या? निकोसिया, साइप्रस। कौन सा प्रस? साइप्रस। और अगर घाना की बात करें तो घाना की जो आपकी राजधानी हो जाती है अक्रा। क्या हो जाती है? अक्रा। तो घाना की राजधानी हो जाएगी क्या? अक्रा। साइप्रस की निकोसिया, और ओमान की मस्कट। तो बचा कौन? जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी अम्मान। क्या हो जाएगी? अम्मान, अम्मान। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक, और क्या कहते हैं उसको? कहता है किस देश को सफ़ेद हाथी का देश कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला करा चीन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा करा दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर चौथा करा दक्षिण कोरिया। तो किस देश को सफ़ेद हाथी का देश कहते हैं? तो सीधी बात, नो बकवास, सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। और अगर कहा जाए कि चाइना क्या कहते हैं तो चाइना को इसे
कोरोना का टेस्ट कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पर। और इसी के साथ में तो भूल ही जा रहा था कि एक छोटा सा निवेदन, आप सभी को पता ही होगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मन करे तो। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा केन्या, ऑप्शन नंबर दूसरा करा है USA, ऑप्शन नंबर तीसरा करा चीन या ऑप्शन नंबर चौथा करा भारत। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? सही जवाब हो जाएगा USA। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर दूसरा यानी USA। अच्छा, केन्या का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। कहाँ का? केन्या का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है और उसका नाम है मसाई मारा। क्या नाम है? मसाई मारा नेशनल पार्क। मसाई मारा, इसके आगे हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक, मसाई मारा नेशनल पार्क आपका केन्या में देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। येलो स्टोन भी अपने आप में फेमस है, USA में है। और मसाई मारा कहाँ पर देखने को मिलेगा? केन्या में। और केन्या की राजधानी क्या हो जाती है? जल्दी बताओ भैया। नैरोबी। क्या हो जाती है? नैरोबी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे भगवान,